जी नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ पूर्वांचल की आन बान शान ब्राह्मणों के एक बड़े चेहरे, बड़े नेता कह सकते हैं हम, श्री कृष्ण कुमार पांडे उर्फ कप्पू पांडे जी हैं। आप अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। परिचय के मोहताज नहीं हैं पूर्वांचल के जितने भी लगभग जनपद हैं, बल्कि पूरे प्रदेश के कई जिलों के लोग चाहते हैं, इनको प्यार करते हैं। आप किस तरह से, आपको क्या प्रेरणा मिली, आप राजनीति में कैसे आए, क्या कुछ रहा आपके जीवन काल में जिससे आपको राजनीति में आने की प्रेरणा मिली, आपको जन सेवा करने की ये प्रेरणा मिली? आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। दरअसल बहुत पुरानी बात हो जाएगी। हमारा परिवार बहुत बार बहुत संघर्षों में रहा है जी। और वो 80 के दशक से ही रहा है। लेकिन उससे हमारे परिवार ने संघर्ष किया, जगह-जगह मुश्किलें झेली जी। और सामाजिक जीवन में सभी लोग रहे थोड़ा-थोड़ा। जी। तो जिसके नाते समाज के लोग हम लोगों को हमेशा साथ दिए, जिसके नाते हम लोग समाज में मजबूत स्थिति में बनते चले गए। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 85 में हमारे एक भाई नहीं रहे दुनिया में, जी। राजेश पांडे जी, जिनके नाम पे राजेश पांडे कॉलेज ऑफ लॉ है। जी। और बहुत ही सामाजिक, उस ज़माने में कभी एनडी तिवारी जी आते थे तो उनका वो स्वागत करते थे। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। फिर पवन भैया, उनके ना रहने के बाद पवन भैया ने भी सामाजिक जीवन में अपने आप को झोंक दिया, लोगों के बीच में रहे, जिसके नाते उनके सामने भी बहुत मुश्किलें आई। कुछ सामंती टाइप के लोगों ने उनके ऊपर गोलियों से हमला किया, उनके पैरों में और शरीर में गोलियां लगी सन 27 दिसंबर 87 को। जी। तो इस तरह की बड़ा मुश्किल वाला समय रहा। पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, तो बहुत मुश्किल भरा दौर रहा। और हमारे परिवार ने हमेशा समाज के लोगों को जोड़ने का काम, और लोग हम लोगों से जुड़ते थे, अपना दुख सुख कहना, आना जाना, ये सब चीज़ें लगी रहीं। और जिसके नाते धीरे धीरे कभी भोज भंडारे के माध्यम से, तो कभी हमारा जिला अम्बेडकर नगर जब जिला नहीं था तो जिला बनाओ अभियान चला। मैंने जिक्र किया था पिछले किसी ने बात किया था तो कि जो जिला अम्बेडकर नगर जब नहीं, नाम भी नहीं लोग अकबरपुरी जानते थे, तो जनता कर्फ्यू लगा था। हमने उसको भी देखा है। उसमें पवन भैया भी थे, राकेश भैया भी, और उस समय रामप्यारे सुमन जी, हमारे एक मित्र हुआ करते थे, अब नहीं है, मनोज पटेल जी, ये सब लोग उसमें अपनी सहभागिता दिए और उससे हम लोग प्रेरित होते रहे। फिर ऐसे सब चलता रहा, वही क्या ही कहें। फिर बाद में 91 में पवन भैया एमएलए हो जाते हैं शिवसेना से। हाँ, 91 में शिवसेना से एमएलए होते हैं और महाराष्ट्र के बाहर पहली बार कोई शिवसेना से एमएलए हुआ। और कोई भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ज्ञान सागर सिंह जी चुनाव लड़े थे और सारे लोग लड़े थे, अकबर हुसैन बाबर लड़े थे और जो भी लोग लड़े हैं वो एमएलए हुए थे। जी। और परिवार में जैसे भतीजे सांसद रहे श्री रितेश पांडे जी, आदरणीय पवन पांडे जी विधायक रहे शिवसेना से, तो परिवार में आपके पद आते रहे, आज भी लोग हैं संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। आपने भी चुनाव लड़ा और आपने इसौली चुनाव लड़ना चूज किया, तो क्या कुछ वजह थी? लोग कहते थे उस समय इसौली में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या इस बात पे आपने अपना एक इसको आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए आपने चुनाव इसौली से लड़ा, ऐसा लोग कहते हैं। और जो है आप बहुत अच्छे मतों से उस समय चुनाव भी लड़े और लोगों में काफी लोकप्रियता भी रही आपकी, आपके साथ लोग जुड़े रहे, तो क्या कुछ इस बारे में बताना चाहते हैं? दरअसल 2006 की बात है। विषम परिस्थितियां बहुत सही रही, उसका जिक्र क्या ही करें। तो 2006 में हम लोग हमसे मिलते रहे, तो बी का चुनाव लड़ने की बात करते थे। मैं कांग्रेस की राजनीति करता था और कभी कहीं श्रमदान, कहीं कुछ, बहुत सारी, मतलब बड़ा उसका वो बहुत सारे बातें हैं। लेकिन नहीं, फिर उसके बाद 2006 में हमको चुनाव के लिए लोगों ने प्रेरित किया, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, मुझे लगता था कि जीवन का संकट होगा। हमारे विपक्षी जो सामंतशाही टाइप के लोग थे, हमारे परिवार के पीछे तो पड़े ही थे, हमारे भी बहुत पीछे पड़े थे, फर्जी मुकदमे लगवाना और तरह तरह से ऐसे वैसे प्रयास करना। ऐसे में तो पवन भैया को मैंने बताया 87 में गोली लगी। उसके पहले हमारे एक भाई की डेथ हुई गोली से। राकेश भैया के ऊपर हमले हुए, फैजाबाद में, रिकाबगंज में उनके ऊपर बम फेंके गए। और बाद में 92 में उनके ऊपर यहाँ पर स्टेशन रोड पे कभी 50 बम चले उनके ऊपर। बहुत सारी चीजें रही, कहाँ तक। तो हाँ, क्या ही कह रहे थे और कहाँ भटक गए हम, चले आते हैं। तो वो उसके बाद 2006 में लोगों ने कहा, तो मैं बीकापुर से पहले चुनाव लड़ना चाहता था। तो मैंने, लोगों ने कहा बीकापुर में गोकर्ण द्विवेदी जी का टिकट था बीएसपी से, लोग कहते थे कि उनका टिकट कटने वाला है और आपको मिल सकता है, आप प्रयास करिए। हमने लोगों से बातचीत किया, उस समय रामकरण बाबू और ये विश्वनाथ पाल जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये लोग आए। लेकिन इन लोगों ने बार बार कहा कि इसौली के लिए, बार बार इसौली के लिए कहते थे, इसौली में वहाँ प्रत्याशी
नहीं कोई मिल रहा है, और कोई मिलता है तो मतलब जी मजबूती से लड़ने की बात नहीं है। वहाँ अन्याय अत्याचार हुआ जी और वहाँ मझौआ कहीं कहीं गांव में लोगों ने जा करके जी किसी को घर जला दिए या ऐसे तरह तरह कहानियां थी। कितना सही था कितना गलत, लेकिन बहुत सारी चीजें थी। तो उसमें एक राजेंद्र मिश्रा थे, बाद में मैं उनसे जेल और भी मिलने गया, वो सोली क्षेत्र थे जी। लोगों की बातें सुनी, उसके नाते हम प्रेरित हुए कि ठीक है, यहाँ अगर लोग कहते हैं अन्याय अत्याचार है जी, तो हमको चुनाव लड़ने जाना चाहिए। वो वही चुनाव लड़ने की हमने जी जी। तो अभी आप हालांकि सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर से लेके अमेठी तक, इधर जितने भी जनपद हैं वहां पे हर जनपद में आपको युवा वर्ग बहुत चाहता है, बहुत सम्मान करता है, बहुत प्यार करता है, और आपके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो क्या आप 2027 में कहीं से चुनाव लड़ने की भूमिका बना रहे हैं? आप क्या कुछ चुनाव लड़ेंगे? आप ऐसा कुछ आपका मन बन रहा है तो आप? नहीं, चुनाव जब लड़ने का 2007 में मैंने बताया चुनाव लड़ा था, मुझसे कम पा करके बहुजन समाज पार्टी के 4 लोग विधायक हुए थे जी। हम सबसे ज्यादा वोट पा करके हम विधायक नहीं हुए। खैर बात आई गई होगी उस समय जी। बहन जी ने हमको बाद में जब हमारे खिलाफ जो लोग जीते थे उनको पार्टी में लेना था उन्हें जो भी चीजें, तो फिर उन्होंने हमको अयोध्या विधानसभा का प्रभारी बना दिया जी। जो परिस्थिति रही, फिर लोगों ने कहा कि यहाँ चुनाव लड़िए, और 2012 में हमको निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा था जी। और निर्दल चुनाव लड़के हम तीसरे स्थान पर थे जी। और अच्छा मत मिला था, वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सबसे ज़्यादा वोट हम निर्दल पाए थे, जबकि हमारा 5000 वोट करीब, चूंकि हमारा केतली चुनाव निशान था तो कप प्लेट एक निशान था, तो बहुत लोग चाय केतली चाय कप प्लेट में कंफ्यूज हो गए जी। तो वहाँ चुनाव लड़ा था। अच्छा हाँ, आपने ये पूछा कि चुनाव लड़ने का, तो चुनाव लड़ने का हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है जी। और फिर वही है कि वो तो मंजिलों की बात, अभी रास्ते में क्या कहें हम जी। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, हमको लगेगा कि हाँ कहीं इतना जरूरी कुछ ऐसा लगता है, तो विचार किया जा सकता है। हालांकि चुनाव लड़ना हमारा कोई सब मकसद नहीं जी जी। और अभी हाल ही में एक प्रसंग बड़ा तेजी से चर्चा में रहा, पूरे विश्व में ये चीजें चर्चा में है, एप्स्टीन फाइल्स। आपने सुना और आपने इस पे अपना विचार भी रखा था, ठीक है। तो आप एप्स्टीन फाइल्स पे क्या कुछ मतलब आपने विचार रखना चाहेंगे? आप बताएं। एप्स्टीन फाइल की बातें क्या कहें। अब एप्स्टीन फाइल की बात आती है तो हमारा क्या बल्कि देश का सर झुक जाता है जी, कि कहाँ हमारा संस्कार और हमारी जो बातें थी, हमारे जो राजनीतिक जो है, जैन डायरी में नाम आया था अडवाणी जी का जी। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा जब तक इसकी विवेचना पूरी न हो जाए जी। जैन डायरी हवाला वाला कोई मामला था जी, जी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जी। और जब तक मैं निर्दोष नहीं पाया जाऊंगा तब तक हाँ, तब तक मैं इस पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं जी, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो इसीलिए मन में आता है कि हमारी जो केंद्र की सरकार है, हम ये नहीं कहते कि वो क्या कैसे, लेकिन अगर इस तरह से अंगुलियां उठी हैं जी, और तो बार बार आप बताइए कि 2014 से 19 के बीच में इनका कहा जाता है देश के प्रधानमंत्री जी का अनिल अंबानी जी से अच्छे संबंध थे, और अनिल अंबानी जी वहां जाते हैं और उस फाइल में उनका नाम है। उसके बाद मोदी जी जाते हैं जी, और उसके बाद फिर जो है उसमें कहा एप्स्टीन ने मेल किया या फाइल में क्या है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और कई बड़े नेता बिल क्लिंटन और मोदी जी के लिए कहा गया कि इजराइल गए और नाचे गए जी। इस तरह की चीजें, इस तरह से उंगली उठ जाने पर मुझे लगता है, और फिर आप देखिए हरदीप पुरी का मामला आया। हरदीप पुरी इसमें खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मैं तो नहीं जानता था, नहीं वो करता था, मैं अपने काम से जाता था। ऐसे लोगों से अगर संबंध साबित हो जाते तो हरदीप पुरी को ही कम से कम अपनी कैबिनेट से बाहर निकाल देते जी। संदेह होता है कि जब वो किसी भाई राजनयिक थे पहले पूर्व के, और उनका उससे संबंध था, दो मतलब संयुक्त राष्ट्र के भी राष्ट्राध्यक्ष उसमें भी ये राजनयिक रहे जी जी। इतना सब होने के बाद और उनका पुराना संबंध था, ऐसा वो अभी बोल भी चुके हैं। उसके बावजूद माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं जन्मदिन का, बड़ा अशोभनीय लगता है। और मुझे लगता है कि इस पर जो है सरकार को थोड़ा नैतिक आधार पे इस पर कदम उठाए, और पूरी को तो पहले बाहर करे, और कितनी बातें कहें। अभी जो है हम तो देखिए आपके उसमें हम इतना बयान और देने सबके वो नहीं है जी, लेकिन हम ये जानते हैं कि अभी जैसे जो विश्व गुरु की बात थी जी, कि विश्व गुरु मोदी जी विश्व गुरु, देश को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु का नगाड़ा बजा रहे थे जी। तो जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर में
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने और जो सीज फायर की घोषणा कर दी उन्होंने, उसी दिन ये नगाड़ा हमारा फूट गया विश्व गुरु वाला। तो हम विश्व गुरु की बात अब ना ही करें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहें कि वो विश्व गुरु वाली जो बात है उसको किनारे रखते हैं। दूसरी बात, आपके नैतिक पतन की क्या ही कहें, जब इसका हरदीप पुरी का नाम इस तरह से जुड़ा एप्स्टीन से, जबकि वो सजा याफ्ता था, वहाँ की कोर्ट में उसको इस तरह से किया गया, तो ये उसके बाद बिना वो सांसद बने, बिना मेंबर बने, उसको केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है देश के सरकार में। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सोचने का विषय है। और शायद देश के इतिहास में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था कोई। और हमको किसी भी राष्ट्र के लिए शायद ये राष्ट्र शर्म की बात है। और देश की जनता जैसे फंसी हुई हो, इस तरह से महसूस कर रही है। तो हम यही चाहेंगे अपने हुक्मरानों से, जो देश के हुक्मरान हैं, जो दुनिया में हमारे देश का जो सम्मान था वो न गिरने पाए, ऐसा कुछ करें कि जो है कुछ मान सम्मान बचा रहे। और बाकी चीजें आप पूछिए ना पूछिए, हम कहेंगे कि जो ट्रेड डील हुआ, अब बताइए, हमारा देश पहले तो अंग्रेजों को गुलाम था ही, आज फिर जो है वहीं से, अगर भाई अंग्रेज जब यहाँ थे तो उनका क्या, वो यहाँ स्कूल नहीं बनवाते थे कि यहाँ सड़कें नहीं बनवाते थे कि यहाँ रेल की पटरी नहीं बनवाते थे, वो तो सब करते थे, लेकिन उसका फायदा अपने यहाँ ले जाते थे। इसी बात का विरोध था, औपनिवेशवाद तो यही तो था। आज फिर वही हो रहा है। अगर ट्रंप कह रहा है कि आप 50% टैरिफ लगाना है, पेट्रोल डीजल आप रूस से नहीं खरीदेंगे, तो आप कहिए कि नहीं खरीदेंगे। आप कहेंगे कि वेजुला से, कहाँ से आप खरीदिए, जहां से वो कहें, मतलब उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ये हमारे देश की परंपरा नहीं रही है। बहुत सारे उदाहरण हैं, इंदिरा जी या अटल जी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और विदेश नीति में भी देखें तो इनकी विदेश नीति काफी विफल रही है। पाकिस्तान से अच्छे संबंध कभी नहीं रहे, आज भी नहीं है। चाइना से अच्छे संबंध नहीं इनके, अमेरिका से अच्छे संबंध थे, वो भी नहीं रह गए। अब रसिया भी बहुत ज्यादा इनके फेवरेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि विदेश नीति भी इनकी पूरी तरीके से फेल चल रही है। क्या ही कहें, हमारा देश जब हमारे देश में बहुत गरीबी रही होगी और हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, तो कहते हैं कि सुई भी नहीं बनती थी। उस समय भी हमारे देश ने अपनी संप्रभुता से, अपनी स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं किया था। और आपने देखा बाद के समय में इंदिरा जी ने, या इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान बना है, तो वो अमेरिका के सामने झुकने का काम नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीति का अपना इस तरह का था कि रूस का उन्होंने सहयोग लिया। और जब आधी दुनिया हमारे खिलाफ थी, जब यहाँ गतिरोध चल रहा था पड़ोस में पाकिस्तान में, और बांग्लादेश जब बनने की बात आई, तो अमेरिका तो हमारे खिलाफ सातवां बेड़ा और क्या क्या कह रहा था, तो रूस हमारे साथ था। तो हमको पुराने जो हमारे दोस्त हैं और जो हमारे पुराने, तो उनको इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। और देश की हमारी राजनीति यही है कि हमारा देश मजबूत कैसे बने, यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। बस आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि यह बात जो है, यह दबनी नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति, भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।